हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। आरआरबी पीआरटी के पीवाईक्यूज करने वाले हैं जी प्रोफेशनल एबिलिटी के। प्रोफेशनल एबिलिटी का सेक्शन 50 मार्क्स का है। इसका जो भी सिलेबस है वो डिट्टो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड केवीएस वाला सिलेबस है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करवा रखा है। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने चीजें देखी होंगी थोड़ी बहुत। तो सो इट्स लाइक जो पीआरटी दे रहे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि आरआरबी और पीआर केवीएस दोनों की तैयारी जो है वो साथ में ही हो जाएगी। ओके, सो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, जो मुझे एक ही पेपर मिला, तो ये पेपर तो एटलीस्ट कवर करते हैं। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जहां आप कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। जिन बच्चों ने केवीएस वाली क्लासेस देखी होंगी उनके लिए ये पेपर बिल्कुल केक वॉक की तरह होना चाहिए। इतना ईजी पेपर आपको लगेगा अगर आपने सारी चीजें समझ रखी हैं और पढ़ रखी हैं तो। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कब किया जाता है? सेशन के एंड में, थ्रू स्टैंडर्डाइज टेस्ट ओनली, थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या फिर सिर्फ स्पेशल एजुकेटर ही करते हैं। तो देखो, जहां भी ओनली आए वो तो वैसे ही गड़बड़ होता है। सिर्फ स्टैंडर्डाइज टेस्ट से ही थोड़ा ना फॉर्मेटिव असेसमेंट, कैसे भी कर सकते हैं, वो तो मर्जी हमारी, राइट। नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट से भी हो सकता है। सिर्फ स्पेशल एजुकेटर ही क्यों, बाकी नॉर्मल जो टीचर्स हैं वो भी कर सकते हैं। एंड ऑफ द सेशन में अगर होगा तो वो समेटिव ये होगा असेसमेंट, समेटिव। ठीक है, ये जो है वो थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रहेगा, वो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जो मैंने आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, इवैल्यूएशन सारी चीजें करवा रखी हैं। ओके, स्टूडेंट्स विद डिसलेक्सिया आर लाइकली टू शो eagerness to write long essays, have advanced vocabulary, comprehend text with much ease, या फिर be reluctant to read। तो वो उनको रीडिंग में गड़बड़ होती है, दिक्कत होती है। ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, डिसलेक्सिया। तो टू रिलेक्टेंट टू रीड, टू बी रिलेक्टेंट टू रीड आएगा, यानी रीडिंग डिसऑर्डर है, उनको पढ़ने में दिक्कत होती है। जो कि तारे जमीन में, तारे जमीन पर जो मूवी है उस पे जो है ईशान अवस्थी था, उसको यही थी दिक्कत डिसलेक्सिया की। उसको बी का डी दिखता था, डी का बी दिखता था, इसीलिए उसको लेटर्स जो है वो डांस करते हुए नजर आते थे, तो वही डिसलेक्सिया है। ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट से रिलेटेड आपसे पूछा है। डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल एंड यूनिडायमेंशनल। यूनि की तो बात हम करते ही नहीं, मल्टीफेसेटेड है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन है इसकी। ठीक है, तो यूनि तो नहीं होगा। मॉडिफाइबल है, बोल सकते हैं। टोटली जेनेटिकली प्रोग्राम्ड है, टोटली तो नहीं है जी, क्योंकि एनवायरमेंट और हेरिडिटी दोनों पे ही डिपेंड करता है, दोनों के प्रोडक्ट पे, तो ये भी नहीं होगा। इंडिविजुअल्स अचीव डेवलपमेंटल माइलस्टोन एट द सेम एज एंड पेस, नहीं। एज और पेस दोनों ही ऊपर नीचे हो सकती हैं, सेम की जो है वो चीज आपको नजर नहीं आएगी। सो ये क्या रहेगा? मॉडिफाइबल रहेगा। जो हमने बात भी की थी कि डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो यूनिफॉर्म है, लेकिन उसके रेट यूनिफॉर्म नहीं है। इट्स लाइक अगर हम पियाजे की स्टेजेस की बात करें, तो प्री ऑपरेशनल से लेके फॉर्मल ऑपरेशनल तक स्टेजेस तो वो ही रहेंगी, लेकिन वो स्टेजेस हर बच्चे में सेम टाइम पे आए, सेम रेट से डेवलपमेंट हो, सेम दिन हर बच्चा चलना सीखे, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो इसलिए ये अपना बी ऑप्शन सही रहेगा। Which of the following principle of development proposes that children gain muscular control of arms relatively earlier than that of fingers? तो यानी आर्म्स की अगर आप बात कर रहे हो तो क्या बात कर रहे हो आप कि आप ये फिंगर्स जो है ये बाद में काम करना सीखेंगे, या इनमें जो है वो कंट्रोल बाद में आएगा एज कंपैरिजन टू आर्म्स। ओके, सो ये क्या हो गया अपना सेंटर टू पेरिफ्री की तरफ हम जा रहे हैं। जो हमारा डेवलपमेंट, हमने दो तरीके का डेवलपमेंट मेजरली पढ़ा है, प्रोक्सिमो डिस्टल सिफेलोकॉर्डल। प्रोक्सिमो में पेरिफ्री, सेंटर टू पेरिफ्री, सिफेलोकॉर्डल में हेड टू टो हम जाते हैं। ठीक है, और आप यूजुअली देखते हैं ना कि बच्चे पहले सिर गर्दन पकड़ना सीखते हैं पहले 3 महीने में, कि उनका सिर जो है वो एक तरीके से उठने लग जाता है, वो अपने हेड पे कंट्रोल करते हैं, तो हेड टू टो वाली चीज होती है। तो आंसर हमारा इसका प्रोक्सिमो डिस्टल रहेगा, क्योंकि हमने आर्म्स के कंट्रोल को पहले लिया है और फिंगर्स के को बाद में। ठीक है, डैश इज द प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। प्राइमरी एजेंसी, तो प्राइमरी में सबसे पहले कौन आता है? फैमिली आती है। ये तो इजीएस्ट क्वेश्चन हो गया, इससे इजी तो कोई क्या ही देगा, राइट। विच कैरेक्टरिस्टिक इज सीन अमंग बैकवर्ड लर्नर्स। तो बैकवर्ड लर्नर में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नजर आएगी? बैकवर्ड लर्नर इज लाइक जो बैकवर्ड या बैकग्राउंड उनका अलग है, या बैकग्राउंड भी नहीं एक्चुअल में, कि जो थोड़ा स्लो लर्नर है एक तरीके से। एनालाइज करने की एबिलिटी, या फिर
सी नमक कौन सी कैरेक्टरिस्टिक दिखती है, उनमें एनालाइज करने की एबिलिटी होगी, ऑब्जेक्टिव बेस्ड बिहेवियर होगा, डिजायर फॉर वोकेशन ऑफ रेप्यूट और इन एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज। तो देखो जब आप सही से नहीं सीख पा रहे होगे तो आप ना तो ढंग से एनालाइज कर पाओगे, थोड़ा पीछे हो आप उस चीज में भी, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आप बिहेव करो कि ये कंप्लीट करने हैं, ये गोल्स हैं, वो भी शायद ना हो, डिजायर फॉर वोकेशन ऑफ रेप्यूट, ये एक रेपुटेशन वाले वोकेशन में जाने की उनकी डिजायर होगी, तो ऐसा भी नहीं होगा, वो अपने आइडियाज को बेटर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। सो डी जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक रहेगी बैकवर्ड लर्नर्स की। ओके, इन विच टाइप ऑफ थिंकिंग डज अ पर्सन बिगिन विद मल्टीपल आइडियाज एंड रीचेज वन सोल्यूशन। सो मल्टीपल आइडियाज से आपने शुरू किया है और सारे के सारे एक ही सोल्यूशन पे पहुंच रहे हैं, एक ही आंसर आएगा। सो वो आंसर क्या है, वो कन्वर्जेंट थिंकिंग है जी, कन्वर्ज कर रहे हो आप चीजों को। अगर हम एक पॉइंट से शुरू होके, एक टॉपिक से शुरू होके अलग अलग आइडियाज की बात करते हैं तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू हो सकती है। ओके, तो इसका आंसर हमारा कन्वर्जेंट रहेगा। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होता है, आप क्वेश्चन पढ़ के हर एक के दिमाग में अपने अपने आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन सबको पहुंचना एक ही आंसर पे है। सो वो एक सोल्यूशन पे पहुंचना इज लाइक कन्वर्जेंट थिंकिंग। Which of the following cannot be achieved by using objective type test items? तो कौन से को हम अचीव नहीं कर सकते ऑब्जेक्टिव टेस्ट से? ओके, हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी तो होती है उसमें, ऑब्जेक्टिविटी इन स्कोर ये भी रहेगा, कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, हर इंसान को अलग अलग मार्क्स नहीं दिए जा सकते अपने बेसिस पे या मर्जी के बेसिस पे, राइट? सबको एक ही आंसर सही अगर किया तो सही है, नहीं तो गलत है। वाइड कंटेंट कवरेज, बहुत सारा कंटेंट भी हम कवर कर सकते हैं कि बहुत सारा सिलेबस है आपका और अंत में आपका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होना है, तो उसमें सारा कंटेंट कवर हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हम चेक नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हम यूजुअली सब्जेक्टिव में या फिर हम जब कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम बेस्ड जो है क्वेश्चन देते हैं उसमें कर पाते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव वाला है तो 4 ही ऑप्शन है, उन्हीं में एक में अप्रोप्रिएट तक पहुंचना है। सो प्रोबेबिलिटी वाला आंसर जो है वो आपका सही रहेगा, ये अचीव नहीं हो पाएगा। In which of the following methods the existing knowledge is used to conclude? तो आप कंक्लूजन निकाल रहे हो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे, तो पॉजिटिविस्टिक मेथड, इंडक्टिव रीजनिंग मेथड, डिडक्टिव रीजनिंग या फिर सर्वे मेथड। ठीक है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेन रहते हैं, पॉजिटिविस्टिक और सर्वे तो है नहीं, हमें दिख रहा है। इंडक्टिव डिडक्टिव में आप देखोगे तो इंडक्टिव में आप इंड्यूस कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यानी आप स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हो, पहले आप स्पेसिफिक लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, ओके, वहां से चीजें कलेक्ट कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, देन आप उसको जनरलाइज करोगे। डिडक्टिव में आप डिड्यूस कर रहे हो, जो चीजें ऑलरेडी हैं उससे एक पर्टिकुलर कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो, यानी जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हो, सो वो आपका डिडक्टिव रीजनिंग मेथड हो जाएगा। For learning to be effective, a goal must be meaningful in terms of, तो लर्निंग को इफेक्टिव बनाने के लिए गोल जो है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, किस टर्म्स में? स्टैंडर्ड ऑफ द स्कूल टर्म्स में, करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स, इंटेलेक्चुअल आइडियाज इन्वॉल्व या लर्नर की नीड एंड पर्पस के बेसिस पे? क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो जब आप लर्निंग को इफेक्टिव बनाना चाह रहे हो तो लर्नर की नीड और पर्पस को तो थोड़ा ध्यान में रखोगे ना आप, तो आंसर आपका डी रहेगा जी। क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड थ्रू बैटरी ऑफ आईक्यू टेस्ट, आईक्यू टेस्ट हम इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं, क्रिएटिविटी टेस्ट नहीं करते। सर्टेन ऑब्जर्वेशनल टेक्निक, हाँ ऑब्जर्व करके हम फिर भी पता कर सकते हैं कि बच्चा क्रिएटिव है या नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट में भी पर्टिकुलर हम क्रिएटिविटी का टेस्ट दे सकते हैं, इंटरव्यू में भी हम ट्राई कर सकते हैं पता करने का, बट आईक्यू टेस्ट में तो आईक्यू ही टेस्ट होगा ना, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ये यूज नहीं किया जाएगा क्रिएटिविटी को चेक करने के लिए। ओके, बिहेवियर इंडिकेशंस आर यूज्ड इन द लर्निंग थियरी गिवन बाय, तो कौन सी बिहेवियर इंडिकेशंस जो है कौन सी थियरी में यूज की गई हैं? कोहलर की थियरी में, हल, थॉर्नडाइक या फिर स्किनर? तो स्किनर का अपना रैट का एक्सपेरिमेंट रहा है, थॉर्नडाइक का बिल्ली का रहा है, कैट का एक्सपेरिमेंट रहा है, हल ने भी हल्की रिइंफोर्समेंट थियरी की हम बात करते हैं, और कोहलर की हम चिंपैंजी वाले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। बिहेवियर इंडिकेशंस जो है वो देखा जाए तो कि आप बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट? वो बिहेवियर इंडिकेशंस जो है वो टेक्निकली तो थॉर्नडाइक में भी यूज की गई हैं जब कैट जो है वो मूव करती है, बट स्किनर वाली चीज जहां पे वो करंट भी यूज किया गया था वो जो है वो ज्यादा रहेगा, वहां पे बिहेवियर इंडिकेशंस हैं कि आप
एक पर्टिकुलर बिहेवियर करते हो तो रेनफोर्समेंट मिलेगा, अदरवाइज आपको पनिशमेंट मिलेगी। 13th है कंडीशंस ऑफ लर्निंग वर गिवन बाय, किसने दी है कंडीशंस ऑफ लर्निंग? स्किनर ने, रॉबर्ट गायने ने, वॉटसन ने या फिर मैस्लो ने। मैस्लो ने तो हायरार्की ऑफ नीड्स दी है, ठीक है, मोटिवेशन वाली थ्योरी। तो लर्निंग की जो कंडीशंस है वो रॉबर्ट गायने ने दी है जी। दो तरीके से देख सकते हैं इस चीज को, एक तो जो 5 मेजर कैटेगरीज हैं, वर्बल इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कोग्निटिव स्ट्रेटजी, मोटर स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। तो या तो इनके टर्म्स में हम बात कर सकते हैं या फिर रॉबर्ट गायने का जो 8 स्टेप्स हायरार्किकल मॉडल है उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। वहां पे भी एक तरीके से किस तरीके से लर्निंग होती है वो बताई गई है। ओके, What is the term for motivating and developing people? तो motivating और developing people के लिए कौन सी टर्म होगी? Student learning, leadership capabilities, vision and goal setting, shared leadership. तो जो मोटिवेटिंग और डेवलपिंग पीपल हैं वो लीडरशिप कैपेबिलिटीज होगी ना, कि उनके अंदर मतलब वो मोटिवेशन फर्दर भी प्रोवाइड कर सकते हैं, दूसरों के लिए मोटिवेटिंग हो सकते हैं। तो वो मोटिवेटिंग है कि वो मोटिवेट करेंगे दूसरों को, तो ये लीडरशिप कैपेबिलिटी होगी। ओके, What type of leadership can be built across all levels of a school? So कौन सी जो है लीडरशिप हर लेवल पे बिल्ड की जा सकती है? ट्रांसफॉर्मेशन, कोलैबोरेटिव, शेयर्ड लीडरशिप और डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप। तो अगर आप हर एक उसकी लेवल की बात कर रहे हो तो डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप इसका आंसर रहेगा, जहां पे हम रोल्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि ये चीज किस किस को करनी है, तो वो फर्दर पर्टिकुलरली चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगी। ओके, व्हाट टाइप ऑफ लीडरशिप फोकसेस ऑन स्टूडेंट लर्निंग? तो स्टूडेंट लर्निंग में जो है वो किसके फोकस में रहेगा, कौन सी लीडरशिप में? शेयर्ड लीडरशिप में, डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप में, कोलैबोरेटिव लीडरशिप में या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में? लीडरशिप करवा रखा है मैंने आपको, आंसर शेयर्ड लीडरशिप रहेगा, या डेमोक्रेटिक लगा लो, जिसमें हम स्टूडेंट्स की एक्टिविटी और उनका इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन, सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं और स्टूडेंट लर्निंग पे फोकस रहेगा वहां। ओके, The word curriculum is derived from the Latin word कैरियर विच मीन्स, क्या मतलब है इसका, वो आपसे पूछा है। टू डेवलप, टू गाइड, टू असेस या टू रन। तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, करिकुलम और सिलेबस का डिफरेंस भी कर रखा है और करिकुलम और सिलेबस कौन कौन से वर्ड से आए हैं वो भी कर रखा है। तो आंसर हमारा टू रन हो जाएगा, हम एक रेस कोर्स की तरह मानते हैं इसको। ओके, एजुकेशन इज द डायनेमिक साइड ऑफ फिलोसफी। देखो यही चीज मैंने कल की क्लास में, जब मैंने टीजीटी पीजीटी वालों की क्लास ली थी, उस टाइम पे भी बोला था कि आ जाती हैं ऐसी ऐसी स्टेटमेंट, ठीक है। सो डायनेमिक साइड है फिलोसफी की, ये बात किसने बोली है? तो जॉन एडम्स ये बात बोलते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। एडम्स जो है वो एजुकेशन को बायपोलर प्रोसेस की तरह लेते हैं, बायपोलर प्रोसेस, और जॉन ड्यूई जो है वो उसको ट्राइपोलर प्रोसेस बताते हैं। ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रिपेयरिंग द स्कूल टाइम टेबल फॉल्स अंडर द फंक्शन ऑफ। तो जब आप स्कूल का टाइम टेबल बना रहे हैं तो वो किसके अंडर आएगा? ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, रिपोर्टिंग। तो देखो रिपोर्ट तो आप लास्ट में करते हो कि आपकी चीजें हुई या नहीं हुई, ठीक है। डायरेक्ट करना, उस टाइम टेबल को देखते हुए हर एक टीचर को डायरेक्ट करना, ठीक है। वो टाइम टेबल के हिसाब से चीजों को ऑर्गेनाइज करना। तो टाइम टेबल जब आप बना रहे हो तो वो आ जाएगा जी प्लानिंग में, कि आपने प्लान किया है कि ऐसे ऐसे चीजें वर्कआउट होनी चाहिए। ओके, चिल्ड्रन इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। तो चिल्ड्रन इंटरेक्ट करते हैं कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, कॉन्टिन्यूसली या फिर नॉन कॉन्टिन्यूसली। कैसे करते हैं? तो देखो कभी कभी कॉन्शियसली करते हैं, कभी कभी अनकॉन्शियसली भी करते ही रहते हैं इंटरेक्ट। तो ये तो दोनों ही रहेगा, बट नॉन कॉन्टिन्यूसली नहीं होता। कॉन्टिन्यूटी में आप कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करते हो। तो बेटर आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी? सी हो जाएगा। ओके, डेवलपमेंट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय, किस किस चीज से इन्फ्लुएंस होती है? स्टूडेंट के पर्सनल फैक्टर से, स्कूल क्लाइमेट से, सोशल फैमिलियल इन्फ्लुएंसेस से। तो डेवलपमेंट हर एक चीज से अफेक्ट होती है, ठीक है। चाहे मतलब क्योंकि एनवायरमेंट आ गया और एनवायरमेंट में सारी चीजें आ गई, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा जी। 1 2 3। A progressive classroom gives primacy to। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो है वो किसको प्राइमेसी देगा, या प्रोग्रेसिव क्लासरूम में आपको क्या चीज प्राइमरीली नजर आएगी? टीचर्स प्रेफर्ड स्टाइल ऑफ टीचिंग, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, एग्जाम सेंटर्ड पेडागोजीज, स्टूडेंट्स ओपिनियंस एंड एक्सपीरियंसेस। तो अगर प्रोग्रेसिव क्लासरूम है तो सिलेबस कंप्लीट पे या एग्जाम पे फोकस नहीं करेंगे, या टीचर के किसी प्रेफरेबल स्टाइल ऑफ टीचिंग की बात नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि टीचर अपने बच्चे के हिसाब से स्टाइल चेंज भी कर सकता है।
ओके, तो प्रेफर्ड स्टाइल नहीं होगा कि टीचर का मन है ट्रेडिशनल वे से पढ़ाने का तो वो वैसे ही पढ़ाए, सो वो एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम नहीं होगा। ओके, टीचर स्टूडेंट के ओपिनियन और एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे चीजें करे और चीजें उस क्लासरूम में स्टूडेंट के ओपिनियन और एक्सपीरियंस बेस पे चले, उनकी एक्टिविटी बेस पे चले, वो एक प्राइमरी चीज आपको प्रोग्रेसिव क्लासरूम की नजर आएगी। According to social cognitive views of learning, students learn best by। तो students जो है वो किस चीज से बेस्ट सीखते हैं? social cognitive views of learning की अगर आप बात करोगे तो पैसिवली इमिटेट करके adults को वो बेस्ट सीखेंगे, या एक्टिवली एंगेज करके एनवायरमेंट के साथ, या ओवर्ट कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर, या मेमोराइजेशन ऑफ डीकॉन्टेक्चुअलाइज्ड इंफॉर्मेशन। तो देखो वर्ड ही देख लो, मेमोराइजेशन नहीं होना चाहिए ना, आप उससे बेटर थोड़ी सीखोगे। आप जहां पे बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आएगा वहां पे आप सबसे ज्यादा बेटर चीजें सीखते हुए नजर आओगे। सो आंसर क्या हो जाएगा जी? एक्टिवली एंगेज होते हो जब आप एनवायरमेंट के साथ, तब आप बेटर सीखते हो। ओके, स्टूडेंट्स टेंड टू क्विकली फॉरगेट इंफॉर्मेशन विच इज। तो कौन सी इंफॉर्मेशन बच्चे जब सबसे जल्दी भूल जाते हैं? जो उनकी लाइफ से कनेक्टेड है, या जो रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ प्रेजेंट की गई है उनको, या डिसकनेक्टेड चंक्स में प्रेजेंट की गई है, या इलेबोरेट की गई है अच्छे से एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करके। सो ऑब्वियसली एग्जाम्पल दिया है, अगर आपने रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट दिया है, उनकी लाइफ से कनेक्टेड है, तो कैसे भूलेंगे वो, राइट? तो वो सबसे जल्दी भूलेंगे जो डिसकनेक्टेड चंक्स में उनके सामने प्रेजेंट की गई है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। स्टूडेंट्स शुड बी एनकरेज्ड टू फॉर्मुलेट। तो किस तरीके के गोल्स जो है बच्चे फॉर्मुलेट करें, आप कैसे, कौन से गोल्स के लिए एनकरेज करोगे? मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, वर्क अवॉइडेंट, या फिर कंपटीशन डायरेक्टेड? तो देखो कंपटीशन के ऊपर आप फोकस नहीं करोगे, ऑल्दो हेल्दी कंपटीशन इज नीडेड, बट पर्टिकुलरली जब आप बच्चे को एनकरेज कर रहे हो, ये थोड़ी बोलोगे कि क्लास में फर्स्ट आने के लिए पढ़े, नहीं ना। आप उस वो टॉपिक उसको अच्छे से समझ आ जाए, वो उस पर मास्टरी हासिल कर सके, उस पर्पज से पढ़ने को उसको बोलोगे ना। तो मास्टरी ओरिएंटेड जो है वो गोल्स के लिए हम बच्चे को एनकरेज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस लर्निंग पॉजिटिवली? तो लर्निंग को पॉजिटिवली कौन इन्फ्लुएंस करेगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग में आ जाएगा। माल न्यूट्रिशन, तो बच्चा अगर ठीक से खा पी नहीं रहा है, माल न्यूट्रिशियस बच्चा है, तो कैसे पॉजिटिवली लर्निंग होगी ना, नेगेटिवली अफेक्ट करेगा ये लर्निंग को। कोलैबोरेशन अमंग स्टूडेंट्स, ये अच्छी बात है, आप कोलैबोरेट करके बेटर सीख पाएंगे। पनिशमेंट भी नेगेटिव स्टेटमेंट होगी, पॉजिटिवली नहीं। और मेटाकोग्निशन, सो मेटाकोग्निशन और मतलब थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, और ये दो ऑप्शंस जो है अपने सेकंड एंड फोर्थ, डी आंसर हो जाएगा जी, जो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे लर्निंग को। ओके, स्टूडेंट्स प्ले ए और एनरोल इन द प्रोसेस ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स कैसा रोल प्ले करते हैं जब नॉलेज कंस्ट्रक्शन की बात आती है? तो जब बात ही कंस्ट्रक्शन की आ गई, तो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो बच्चे का एक्टिवली इन्वॉल्व होना जरूरी है ना, तो आंसर ए हो जाएगा। चैप्टर 2 ऑफ एनसीएफ 2005 डील्स विद, तो ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, अभी चैप्टर यूजुअली एनसीएफ से अब कम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज या फिर एनसीएफ एसई, वहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एनईपी से देखने को मिलेंगे। ओके, बाकी इन्होंने चैप्टर 2 पूछा है, तो वो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, लर्निंग एंड नॉलेज। ऑथर ऑफ द बुक द मेंटालिटी ऑफ एप्स। तो देखो अगर आपको बुक का नहीं भी पता हो तो आपको ये तो पता है ना, एप्स से रिलेटेड कौन है? कोहलर है ना, उन्होंने चिंपैंजीज और एप्स के ऊपर काम किया है ना, तो आंसर हमारा कोहलर हो जाएगा। क्योंकि देखो डॉग्स की बात की है पेवलोव ने, डॉग पे एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे कैट पे हुआ है, स्किनर का रैट पे हुआ है, यहाँ पे चिंपैंजी और एप्स पे हुआ है, तो मेंटालिटी किसकी? एप्स की मेंटालिटी की बात भी तो कोहलर करेंगे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कोग्निटिव डोमेन। तो हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी में कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन पढ़ी हैं, तो उनमें अगर आप देखोगे तो ये तीनों जो है वो रिलेटेड नहीं है कोग्निटिव से। कोग्निटिव में आपको सिंथेसिस देखने को नजर आएगा। ये मैंने आपको रिवीजन क्लास जो करवाई थी केवीएस वाली ही, क्योंकि सिलेबस सेम है तो उसके अंदर करवा रखा है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, तो सोशलाइज जब आप करते हो तो वो डायनामिक चेंज है, डायनामिक और चेंज दोनों का मतलब ही चेंज होता है, ठीक है, ये वर्ड ही सही नहीं बैठा एक तरीके से। ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, इन्वॉल्वमेंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम कल्चर ट्रांसमिशन की बात करते हैं, तो आंसर बी हो जाएगा जी। कोग्निटिव डेवलपमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, तो कोग्निटिव संज्ञान, दिमाग, मेंटल, ब्रेन, उससे रिलेटेड हम मानते हैं, तो आंसर हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो जाएगा। ओके, Which one of the following is a factor that affects learning positively? Again वैसा सा क्वेश्चन, तो पॉजिटिवली कौन अफेक्ट करेगा लर्निंग को? फियर ऑफ फेलियर, जब आप डर रहे हो फेलियर से तो ये तो नेगेटिवली अफेक्ट करेगा ना।
कंपटीशन विद पीयर्स, कंपटीशन भी नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। मीनिंगफुल एसोसिएशन या प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, तो पेरेंट्स से प्रेशर भी नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। कई बार पेरेंट्स आपको बोलते होंगे पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो तब तो बिल्कुल मन नहीं करता होगा पढ़ने का। सो वो प्रेशर जो आ रहा है वो नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है लर्निंग को। बट मीनिंगफुल एसोसिएशन जो है, आप जब चीजों को एक दूसरे से रिलेट करके, कनेक्ट करके सीखते हैं, एसोसिएट करके सीखते हैं, वो आपको पॉजिटिवली अफेक्ट करता हुआ नजर आएगा। ओके, द नेम ऑफ द थियरी एडवोकेटिंग सडन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज, सो वो थियरी का नाम पूछा है जो सडन सोल्यूशन की बात करती है, यानी एक सडन इंसाइट की बात करती है, जैसे चिंपैंजी को हुई थी। सो थियरी ऑफ इंसाइट हो जाएगा। ट्रायल ऑफ इंसाइट करके है ही नहीं, ट्रायल एंड एरर थियरी हम पढ़ते हैं किसकी, थॉर्नडाइक की, तो ये अलग अलग है। तो आप इंसाइट देख के जल्दबाजी में कंफ्यूज नहीं होना है और सी नहीं लगा के आना है। ओके, What is essential for good teaching? अच्छी टीचिंग के लिए क्या जरूरी है? रेमेडिएशन, यानी रेमेडी, तो पहले आप डायग्नोज करेंगे, रेमेडी करेंगे उसकी, मतलब कोई दिक्कत हो रही है जो, तो दो दिक्कत को आप क्या करेंगे, रेमेडी के थ्रू सोल्व करने की कोशिश करेंगे, कंपनसेट करेंगे, या ऑल ऑफ द अबव। तो अच्छी टीचिंग में आपको ये सारी ही चीजें नजर आएंगी। ओके, अगर फिर भी एक चीज होती तो पहले हम डायग्नोसिस पे फोकस करते, तो एक अच्छी टीचिंग में मतलब अगर आपने ऑल ऑफ द अबव नहीं होता, कोई और ऑप्शन होता, तो हम शायद डायग्नोसिस पे फोकस करते। यूज ऑफ टीचिंग एड्स इज जस्टिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, तो किस बेसिस पे आप टीचिंग एड्स का जो यूज है उसको जस्टिफाई कर सकते हो। टीचिंग एड्स वगैरह भी मैंने पढ़ा रखे हैं आपको। ऑप्टिमाइजिंग स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स अटेंशन इन द क्लासरूम, रिड्यूसिंग डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स इन द क्लासरूम, या इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग टास्क। तो इफेक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट जरूरी थोड़ी है कि टीचिंग एड भी इस्तेमाल हो रही हो बेटर तरीके से। ठीक है, बच्चे तो बिना टीचिंग एड के भी इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं कई बार। ओके, डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करके अगर वो पार्टिसिपेट कर रही हैं तो वो वैसे ही डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स हो सकता है रिड्यूस हो जाए। ठीक है, स्टूडेंट्स की अटेंशन को अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट तो किसी भी चीज से हो सकती है, क्या पता टीचिंग एड की बजाय वैसे टीचर खुद ही अटेंशन जो है वो ग्रैब कर ले। राइट, सो जब हम ऑप्टिमाइज उनके लर्निंग आउटकम्स देखते हैं ना, स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम्स की, हाँ हो सकता है बेटर टीचिंग एड्स का इस्तेमाल हुआ। ओके, टेक्स्ट बुक हेल्प करती है स्टूडेंट्स को गाइड करने में, टीचर्स को गाइड करने में, दोनों में, या नन ऑफ द अबव में। सो ऑब्वियस सी बात है, स्टूडेंट्स भी तो बुक ही पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक ही पढ़ते हैं, तो टेक्स्ट बुक दोनों को गाइड करेगी। ओके, टीचर फिर फर्दर स्टूडेंट को और गाइड करेगा। विच इज द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, एक आधा क्वेश्चन ऐसा आए तो उसका हम नहीं पता कर सकते कुछ, अगर ध्यान नहीं है तो, वैसे बहुत रेयर आता है ऐसा क्वेश्चन। सो आंसर क्या रहेगा जी इसका, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है ये। नेचर ऑफ टीचर इफेक्टिवनेस इज, तो हम जब टीचिंग की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना टीचिंग एक साइंस और आर्ट दोनों है, तो टीचर की इफेक्टिवनेस का नेचर भी साइंटिफिक और आर्टिस्टिक दोनों होगा जब आप टीचर की इफेक्टिवनेस की बात करते हो कि उसने बेटर तरीके से पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया। टीचर इज ग्लोरिफाइड एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, क्यों, बिकॉज he acquaints students with the higher values of humanity, he is a great patriot, बी, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। तो देखो जरूरी नहीं है ये पैट्रियट वाली या देशभक्त वाली बात जो है, हम ग्लोरीफाई करते हैं उसको फ्रेंड और फिलोसोफर की तरह, क्योंकि वो स्टूडेंट्स में वैल्यूज जो है वो इनकलकेट करते हैं। सो आंसर हमारा ए रहेगा जी। इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द टीचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ये पिछले ही क्वेश्चन में आ गया, देखो फ्रेंड, फिलोसोफर, ये वर्ड आपको सुना हुआ भी होगा, फैसिलिटेटर, तो आंसर हमारा फैसिलिटेटर हो जाएगा जो आपकी हेल्प करे। अ गुड इवेल्युएशन कंटेन्स, एक अच्छे इवेल्युएशन में सब्जेक्टिविटी होगी, वैलिडिटी होगी, बायसनेस होगी, या नन ऑफ द अबव, कुछ नहीं होगा। बताओ, तो सब्जेक्टिविटी है तो वो अच्छे इवेल्युएशन की वो नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी होती है अच्छे इवेल्युएशन में, बायसनेस नहीं होती है उसमें, तो आंसर हमारा वैलिडिटी होगा, क्योंकि गुड इवेल्युएशन वैलिड होगा, रिलायबल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ये सारी चीजें उसमें नजर आएंगी। Which of the following is not a type of evaluation? तो formative evaluation, summative evaluation, continuous comprehensive evaluation हमने पढ़ा है, डिबेट या वाद विवाद किसी भी प्रकार का evaluation का टाइप नहीं है। ओके, इवेल्युएशन इज रिलेटेड टू, तो इवेल्युएशन में आप सब्जेक्ट को इवेल्युएट कर रहे हो, लर्निंग प्रोसेस को, ऑब्जेक्टिव्स को, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इसलिए हम ऑल ऑफ द अबव में जा रहे हैं, अदरवाइज हम यूजुअली किसको इवेल्युएट करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को इवेल्युएट करते हैं, उसके बेसिस पे इवेल्युएशन होता है। Okay, which of the following statements is not related to the curriculum? Curriculum, it is related to students' learning experience,
रिलेटेड टू स्टडी प्रोग्राम, रिलेटेड टू टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ करिकुलम डिजाइन। तो देखो करिकुलम से रिलेटेड है ना, ये स्टडी प्रोग्राम से रिलेटेड है, बच्चों के लर्निंग एक्सपीरियंस को बताता है कि उसके अंदर क्या क्या सीखना है बच्चे को, स्ट्रक्चर है एक तरीके से करिकुलम डिजाइन का। बट ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कोई लेना देना नहीं, करिकुलम हम स्टूडेंट्स के लिए बना रहे होते हैं। ठीक है, तो वो टीचर्स के प्रोफेशनल डेवलपमेंट वाली टर्म बिल्कुल अलग रहेगी, बाकी तीन जो है वो रिलेट कर रही हैं। हो सकता है यहाँ पे वो भी पूछ लिया जाता, क्या बोलते हैं, टीचर का भी तो पूछा जा सकता है ना, टीचर एजुकेशन का करिकुलम, उस हिसाब से उसमें जब फिर आपको जो है अलग तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, वो टाइप अलग मिलेगा फिर। ओके, करिकुलम इज अ पार्ट ऑफ, टीचिंग का पार्ट है, करिकुलम का पार्ट है, क्लासरूम का पार्ट है, सोसाइटी का पार्ट है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, करिकुलम करिकुलम का ही पार्ट है, क्योंकि करिकुलम के अंदर टीचिंग आएगी, फिर टीचिंग एक तरीके से पार्ट हो गया करिकुलम का, क्लासरूम भी एक तरीके से करिकुलम का पार्ट हो गया। ओके, सोसाइटी फिर एक अलग ही टर्म हो गई, ब्रॉडर लेवल पे वो इंक्लूडेड नहीं होगी यहाँ पे। ओके, मैस्लो ने ह्यूमन नीड्स की थियरी को कितने में डिवाइड किया है, हाउ मेनी कैटेगरीज, 3 कैटेगरी, 5 कैटेगरी, 4 या फिर 6। तो ये 5 कैटेगरीज हैं जी, पांचों की पांचों आपको याद होनी चाहिए कि हम पहले सब फिजियोलॉजिकल नीड्स की बात करते हैं, उसके बाद हम सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करते हैं, लव एंड बिलोंगिंगनेस की बात करते हैं, सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं। सो ये 5 जो है वो आपको पता हो। लर्निंग इज ए नेचुरल प्रोसेस फॉर, किसके लिए एक नेचुरल प्रोसेस है, लिविंग बींग्स के लिए, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लिविंग बींग्स में ऑलरेडी सारे लोग आ चुके हैं, तो बेटर आंसर हमारा ए रहेगा, ना कि बॉयज ओनली या गर्ल्स ओनली भी उसमें इंक्लूडेड होगा। ओके, सब लोग इंक्लूडेड होंगे। Which of the following does not play a role in teaching and learning? Traditional classroom, टीचर का एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस, कास्ट एक्सपीरियंस। आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए, कास्ट एक्सपीरियंस जो है वो कोई रोल प्ले नहीं करेगा जब हम टीचिंग लर्निंग की बात करेंगे। बाकी 3 बेटर अच्छे ऑप्शंस हैं, वो सारे के सारे जो है वो टीचिंग लर्निंग में एक रोल प्ले करेंगे। ओके, सो कास्ट का एक्सपीरियंस भी देखा जाए तो इन ऑप्शंस में से कास्ट एक्सपीरियंस के साथ जाएंगे, अदरवाइज जो सोशल बैकग्राउंड है वो भी कहीं ना कहीं लर्निंग को अफेक्ट करता है। ओके, डायमेंशनल टीचिंग मटेरियल इंक्लूड्स, तो क्या क्या आ जाएगा, मॉडल, चार्ट, ऑब्जेक्ट्स, ये सारे ही डायमेंशनल हैं, एंड ऑल ऑफ द अबव जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, सो केवीएस वाली जो प्लेलिस्ट है आप वो चेक कर सकते हो, और मैं एक आरआरबी की भी प्लेलिस्ट अलग से बना दूंगी, आप वो चेक कर लीजिएगा। और उसके अलावा जो है ये आरआरबी पीआरटी वालों को टीजीटी पीजीटी वाली क्लासेस देखने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेबस टोटली अलग है, कोई चीज क्लैश नहीं कर रही है। सो आप जो है आरआरबी पीआरटी वाले बच्चे को केवीएस का सिलेबस डिटो सेम है जो मैंने करवा रखा है, वो चीज आप चेक कर लीजिए। मैं नोट्स भी अवेलेबल करवाने की कोशिश करूंगी, तो आप जो है इससे नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं नोट्स की अनाउंसमेंट करूं वो जरूर देख लीजिएगा। And this was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.